नमस्कार। स्वागत है सभी का आज के सेशन में। भारतीय संविधान निर्माण के बारे में अपनी चर्चा हो रही थी, संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे अपने। क्या कुछ पढ़ा था पिछली क्लास में अपने, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपने उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो संविधान निर्माण है वो संविधान सभा है वो कर रही है, अपने घटनाक्रम पढ़ रहे हैं। आज़ादी के समय कैसे संविधान सभा का गठन हुआ था, कैसे संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, कितने सदस्य डिसाइड हुए थे और कौन कौन से व्यक्ति की उसमें प्रमुख भूमिका रही थी। कल से पहली वाली क्लास थी, उसमें अपने संविधान सभा का इतिहास पढ़ा था कि संविधान सभा की मांग भारतीयों के द्वारा कब की गई थी, वो सारी चर्चाएं की थी। और कल अपने मुख्य रूप से चर्चा की थी वो संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे, निर्वाचित मनोनीत कितने मेंबर थे, कितनी पार्टी को कितनी सीटें आई थी, यही सारी चर्चा की थी कल अपने। चलो कल वाला रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ओके, क्या आवाज सही नहीं आ रही क्या गुड्डू? अंतरिम सरकार का तात्पर्य है जो तत्कालीन समय की जो व्यवस्था है सिर्फ उसको संभालने के लिए जो सरकार का गठन किया गया था, उसको अंतरिम सरकार बोलते हैं। यानी ये जो घटनाक्रम चल रहा है ये अंत चलेगा, तब तक जो सरकार काम करेगी उसको अंतरिम सरकार बोलेंगे, ठीक है। फिर बीच में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेज दिया जाएगा, जो भारत और पाकिस्तान दो देश बनने का विभाजन का बिल लेकर आएंगे, तो भारत स्वतंत्र हो जाएगा। फिर वो स्वतंत्र भारत की सरकार कहलाएगी, ठीक है। ओके भी स्वागत है सभी का। आवाज सही आ रही है क्या? गुड्डू कह रहे हैं कि सर आवाज कम आ रही, धीरे आ रही है। आवाज सही आ रही है क्या? एक बार बोल दो। देखो कल क्या कुछ पढ़ा था आपने? भारत की संविधान सभा का गठन, देखो पहले तो प्रश्न आते थे ना, पूछा जाता कि संविधान सभा का गठन बताओ किस मिशन के तहत हुआ था। ऑप्शन में मिल जाता था कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन मिशन, बघेल योजना, ऐसे ऑप्शन मिलते थे। अब इतने सिंपल प्रश्न तो आने के नहीं है, ठीक है। तो आपको पूरा घटनाक्रम पता होना चाहिए, ठीक है। उस समय की जो भी है सत्य है असत्य बातें हैं वो सारी पता होनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब। भले ही अपना हो सकता है कोई दिन एक्स्ट्रा लग जाए क्लास के अंदर, ऐसे मत बोलना कि सर इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिन लगे ये वो। अगर आप पढ़ भी लोगे और फास्ट पढ़ लोगे और अगर आपका प्रश्न हल नहीं पाया, फिर पढ़ने का फायदा क्या है, कहने का मतलब। एग्जाम का, परीक्षा का, प्रश्नों का लेवल देख ही रहे हो आप, इसमें कोई छिपाने वाली बात तो है नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, समय देना पड़ेगा हर चीज़ को। ओके चलो एक सेकंड को, आवाज़ कम आ रही है अपने, चेंज कर। चलो उम्मीद करता हूँ कि अब सही आ रही होगी आवाज़। देखो संविधान सभा का गठन है, लोक देवता की देनी है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन क्या था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है इटली, अपने आगे जब सरकार पढ़ेंगे तो सबसे बड़े मंत्री पढ़ेंगे अपने, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे बड़े मंत्री होते हैं पहले दर्जे को, उनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, जिनके पास मेन विभाग होता है। तो इटली ने अपने तीन कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा था। भारत के अंदर जो भी उच्च स्तरीय उस समय गतिरोध चल रहा था उसको दूर करने के लिए, भारत को आजाद करने के लिए, और अपने यहाँ पर एक स्वतंत्रता की तो बात नहीं थी, लेकिन अपने यहाँ पर एक संविधान सभा का गठन करने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा था। स्वतंत्रता के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा जाएगा। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आता है। तीन लोग आते हैं, पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं, अलेक्जेंडर है और एक क्रिप्स आता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट ब्रिटेन सरकार को 16 मई 1946 को पेश करता है, ठीक है। और यहाँ पर अपने जुलाई के अंदर चुनाव होते हैं 1946 के अंदर। कैबिनेट मिशन कहता है कि संविधान सभा के अंदर सभी पार्टियां भाग लेगी। संविधान सभा एक सर्वदलीय संस्था है, ठीक है, सभी पार्टियां भाग लेगी। निर्वाचन होगा, उसमें मनोनीत भी होंगे, निर्वाचित लोग भी होंगे और मनोनीत लोग भी होंगे, ठीक है। जो लोग निर्वाचित होंगे उनसे हम बनाएंगे एक अंतरिम सरकार, बनाएंगे 15 लोगों की। उस सरकार का हेड होगा वो भारत का गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन कहता है कि इस संविधान सभा में कुल 389 लोग होंगे, 389 लोग होंगे, जिनमें से 296 लोग हैं वो चुने जाएंगे, निर्वाचित होंगे, और 93 लोग हैं वो मनोनीत होंगे, ठीक है। 93 लोग क्या होंगे? मनोनीत होंगे। नमस्ते भी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। मनोनीत कहाँ से होंगे? देसी भारत से, अपने रियासतों से मनोनीत होंगे। 296 सीटों पर चुनाव कहां से होंगे? ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश भारत का जो स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नर प्रांत कहा जाता था उस समय, 11 स्टेट थे भारत के अंदर उस समय, ब्रिटिश प्रांत कह सकते हैं उनको, और 4 चीफ कमिश्नर प्रांत ए बी सी डी अपने पढ़े थे। ए से अजमेर मेरठ अपने राजस्थान में था एक चीफ कमिश्नर प्रांत, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली थे। तो भाई 296 सीट पर चुनाव हुए थे, ठीक है। चुनाव हुए थे एकल संक्रमणीय, और जो समानुपातिक अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली है उसके द्वारा इनडायरेक्ट चुनाव हुआ था। भारत की जनता ने डायरेक्ट संविधान सभा के मेंबर को नहीं चुना था, भारत की जनता ने तो अपने खुद के विधानमंडल के मेंबर चुने थे और उन्होंने आगे जाकर संविधान सभा के मेंबर का चुनाव किया था। चुनाव हो गए 296 सीट पर, उनमें 213 सीट जनरल के लिए रिजर्व थी, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। 79 उसमें मुस्लिम वर्ग के लिए सीटें रिजर्व थी, 4 सिखों के लिए रिजर्व थी, ठीक है। और 296 सीट पर चुनाव होते हैं। सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती है, 208 सीटें। 73 सीटें मुस्लिम लीग पार्टी को, और कुछ निर्दलीय थे 8, कुछ लोकल क्षेत्रीय पार्टी भी थी 7। ऐसे चुनाव हुए थे और उम्मीद से कम सीटें मिलती है मुस्लिम लीग पार्टी, इसलिए मुस्लिम लीग पार्टी संविधान सभा का बाइकआउट करती है। 16 अगस्त 1940 का दिन महत्वपूर्ण है। उस दिन मुस्लिम लीग पार्टी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाती है। खासकर सांप्रदायिक दंगे होते हैं देश के अंदर, बंगाल साइड,
तो वो दिन आपको जरूर याद रखना है, 16 अगस्त 1946 का। फिर आगे सरकार की घोषणा होती है, जब अंतरिम सरकार का गठन होता है तो उसमें मुस्लिम लीग पार्टी शामिल नहीं होती है 2 सितंबर को। उसमें मुस्लिम मेंबर जरूर होते हैं, लेकिन वो 3 मुस्लिम मेंबर कांग्रेस के होते हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग पार्टी का कोई व्यक्ति सरकार में शुरुआत में शामिल नहीं हुआ था। फिर सरकार का अपने पुनर्गठन करवाते हैं अक्टूबर के अंदर, तब मुस्लिम लीग पार्टी के मेंबर शामिल होते हैं 5। उनमें एक हिंदू भी था, योगेंद्र नाथ मंडल, जिनको विधि मंत्री बनाया था, कानून मंत्री बनाया था। ये अंतरिम सरकार है 1946 में बन रही है, इसके विधि मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल है। लेकिन जब अपना आजाद हो जाएंगे भारत 15 अगस्त 1947 को, आजादी के बाद में तो पहले विधि मंत्री बनेंगे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको सदस्य संख्या बताई थी, संविधान सभा के टोटल मेंबर निर्वाचित मनोनीत ये सारे हो गए। ब्रिटिश प्रांत से पूछे, ब्रिटिश भारत से पूछे कितने थे। संविधान सभा की पहली बैठक में सिर्फ 207 लोग ही पहुंचे थे, पहले अधिवेशन तक 211 लोग पहुंचे थे। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा, उसके हिसाब से संविधान सभा में 324 लोग रहने चाहिए। आजादी के बाद में अपने संविधान सभा का पुनर्गठन होगा, तब 299 लोग शेष रहेंगे अपने। 299 में से 229 तो निर्वाचित है और 70 मनोनीत है। और अंतिम रूप से जो साइन करेंगे अपने संविधान की 3 कॉपी है, 2 इंग्लिश में और 1 हिंदी के अंदर है, तो उसकी 3 कॉपी है, 2 इंग्लिश में और 1 हिंदी के अंदर है, तो उस पर 284 लोगों के अंतिम रूप से हस्ताक्षर है। 284 में से 8 महिलाओं के भी सिग्नेचर है। संविधान सभा में 15 महिलाएं हैं, पहली बैठक में 10% होती है। महिला मेंबरों के बारे में देखेंगे आज, ठीक है। अगर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप अपडेट कर लो, अपना ऐप है ना, एप्लीकेशन को आप अपडेट कर लो। रिकॉर्डेड क्लास किसी को नहीं मिल रही है तो जो मटेरियल वाला आपका ऑप्शन है उसमें आपके नाम का फोल्डर होगा, वहां पर आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, ठीक है। देखो ये सारा अपना चर्चा होगी, ठीक है। कैबिनेट मिशन ने कहा था निर्वाचित मनोनीत 10 लाख जनसंख्या पर एक वर्गीय आधार पर निर्वाचन स्वतंत्र नहीं होगा भारत, ठीक है, विभाजन नहीं होगा। 11 स्टेट है, 4 चीफ कैबिनेट और रियासतों से मिलकर भारत संघ बनाएंगे। निर्वाचित लोगों में से अंतरिम सरकार है, इसका हेड गवर्नर जनरल है। चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से इनडायरेक्ट होगा, जनता नहीं चुनेगी, विधानमंडल के मेंबर चुनेंगे। जुलाई 1940 में चुनाव, 389 मेंबर, 296 निर्वाचित, 93 मनोनीत। ये ब्रिटिश भारत, ये देसी भारत, इनको भी 2 भागों में बांटा, तो ये ब्रिटिश प्रांत, ये चीफ कमिश्नर प्रांत है, ओके। सीटें 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम, 7 क्षेत्रीय, 8 निर्दलीय। संविधान सभा की सदस्य संख्या में 26 एससी से, 33 एसटी से याद रख सकते हो। महिला 15, माउंटबेटन योजना से 324। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में 299, 229 निर्वाचित, 70 मनोनीत। लास्ट में साइन 284 के हैं। 29 जुलाई 1940 को मुस्लिम लीग पार्टी ने बॉयकॉट कर दिया। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग पार्टी ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना दिया। 24 अगस्त को अपने अंतरिम सरकार की घोषणा होगी। 2 सितंबर को शपथ ले ली। 1940 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया। इसका अध्यक्ष भारत का गवर्नर जनरल हो गया, उपाध्यक्ष इसके नेहरू जी हो गए। 14 इसमें और एक गवर्नर जनरल को ऐड करें तो टोटल 15 हो जाएंगे। 6 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग को दी सीटें, एक सिख, एक ईसाई और एक पारसी। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया। थोड़े टाइम बाद मुस्लिम लीग शामिल होगी। 26 अक्टूबर 1940 को 5 मेंबर इसके ऐड हो गए। इसमें एक हिंदू था, जोगेंद्र या योगेंद्र नाथ मंडल बोलते हैं, इनको लिखना चाहो तो विधि मंत्री बनाया गया था, कानून मंत्री बनाया गया था, ओके। ये सारी घटनाक्रम पड़ी थी। चलो अब लिखिए नेक्स्ट कुछ अपने दिनांक लिखते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण। एक तो आपको याद रखना है संविधान सभा का गठन कब हुआ था और संविधान सभा भंग कब हुई थी। एक तो लिखना है संविधान सभा का गठन कब हुआ था, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो आपको डेट बतानी है 6 दिसंबर 1940, ठीक है, 6 दिसंबर 1940। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, संविधान सभा की लास्ट बैठक कब हुई, संविधान सभा भंग कब होती है, कब तक काम करती है संविधान सभा। तो ये है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को याद रखना, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। फिर आपको याद रखना है संविधान सभा की प्रथम बैठक, प्रथम बैठक आपको याद रखनी है 9 दिसंबर 1940। 9 दिसंबर 1940, 9 दिसंबर 1940। संविधान सभा के कार्यों के हिसाब से, संविधान सभा के कार्यों के हिसाब से 3 चरणों में, 3 चरणों में बांटा जा सकता है। अपने संविधान सभा का काम है ना, उसको अपने मोटा मोटा 3 चरणों में बांटा जा सकता है। कौन से 3 चरणों में बांट सकते हैं अपने, देखो एक तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 6 दिसंबर को हुआ था, 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 1940। यहां से लेकर संविधान सभा को मैं बांट सकता हूं जब संविधान सभा अपने आजादी तक काम करेगी, यानी 14 अगस्त 1947 तक। एक चरण में तो ये बांट सकता हूं मैं, ठीक है। इसमें संविधान सभा किस रूप में काम करेगी,
इसके अंदर अपने कैबिनेट मिशन के तहत काम करती है। कैबिनेट मिशन द्वारा क्या होता है, इसका गठन होता है। कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या होता है, गठन होता है। यहाँ पर अपने पढ़ेंगे उद्देश्य प्रस्ताव आता है। उद्देश्य प्रस्ताव आता है, ये सारे काम होते हैं 6 दिसंबर 1940 से लेकर 14 अगस्त 1947। दूसरा अपना संविधान सभा का चरण मान सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 से लेकर अपने संविधान सभा, संविधान का निर्माण कंप्लीट होता है अपना 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। ये संविधान सभा की वाचन नहीं, रीडिंग वो अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पर संविधान सभा एकदम स्वतंत्र काम करती है। यहाँ पर क्या सकते हैं, संविधान सभा सारे काम अपनी मर्जी से करती है, तो अपने संविधान सभा को क्या कह सकते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संस्था के रूप में कार्य। आजादी के बाद में संविधान सभा है वो एक संपूर्ण प्रभुत्व संस्था के रूप में काम करती है। संपूर्ण प्रभुत्व संस्था के रूप में काम करती है। संपूर्ण प्रभुत्व संस्था के रूप में काम करती है, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संस्था के रूप में काम करती है। यहाँ पर सारा काम संविधान निर्माण का करती है। संविधान निर्माण, संविधान निर्माण के रूप में काम करती है, ठीक है। तीसरा चरण अपने संविधान सभा का बांट सकते हैं जब संविधान का निर्माण अपना कंप्लीट हो गया, यानी 27 नवंबर 1949 से लेकर अपने कह सकते हैं कि लगभग 1952 तक, या दिनांक लिखना चाहो तो 16 अप्रैल 1952। तो यहाँ पर मेन काम है वो है संसद के रूप में कार्य। ये मैंने वैसे ठीक है नॉर्मली संविधान सभा के काम को मोटा मोटा 3 भागों में बांटा है, ठीक है। रोज के रेसर अपडेट कर लिया फिर भी नहीं आ रही क्लास का नोटिफिकेशन। बेटे मैं तो क्या बता सकता हूँ अब इस बात की जानकारी, जो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए उस पर संपर्क कर लो। रोज के रेसर अपने कोर्स लाइव लिया है, रिकॉर्ड नहीं लिया है। मेरी बात समझे नहीं बेटे, मैं कह रहा हूँ कि लाइव तो क्लास चल ही रही है, रिकॉर्ड क्लास है वो मटेरियल मिल जाएगी आपको, ठीक है। वो क्लास मटेरियल के अंदर मिल जाएगी। अच्छा, ये मैंने सॉरी 50 नहीं 52 संसद के रूप में काम करेगी, ठीक है। अपने पहली बार लोकसभा का गठन है वो 1952 में होगा, ठीक है। ओके, तो ये मैंने मोटा मोटा संविधान सभा के काम को 3 भागों में बांटा है। संविधान सभा का गठन होता है 6 दिसंबर 1940 को। आजादी तक कैबिनेट मिशन के द्वारा इसका गठन हुआ था, अपने उद्देश्य प्रस्ताव आता है। आजादी के बाद में संविधान निर्माण तक संविधान सभा एक संपूर्ण प्रभुत्व संस्था के रूप में काम करती है, अपने पूरा संविधान का निर्माण का काम करती है। और संविधान निर्माण होने के बाद में अपने पहले आम चुनाव होंगे लोकसभा के 1952 में, तब तक संविधान सभा वो संसद के रूप में काम करती है, ठीक है। एक आपको ऑफिशियल डेट याद रखनी है कि ब्रिटिश सरकार ने कब घोषणा की संविधान सभा है वो एक विधानमंडल के रूप में, संसद के रूप में काम करना कब से स्टार्ट करती है, तो वो 17 नवंबर याद रखना, ठीक है। अपने नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे, नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखेंगे संविधान सभा से रिलेटेड। चलो, ये सारी चर्चाएं होगी। ओके 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 भाई, ये ना ये जो तीनों डेट लिखे ना ये आप वैसे नॉर्मली पढ़ना है, ठीक है। आपको याद नहीं करना है ऐसे परीक्षा के अंदर, इसमें आने की कोई संभावना नहीं है। संविधान सभा के जो 3 वाचन ना रीडिंग है वो महत्वपूर्ण है भाई। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1940 को हुआ था और अपना देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो उससे पहले पहले संविधान सभा के अंदर कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हो गया। एक संविधान सभा के अंदर में उद्देश्य प्रस्ताव आता है आजादी से पहले, ठीक है। आजादी के बाद में संविधान निर्माण तक संविधान सभा एक संपूर्ण प्रभुत्व संस्था है। संपूर्ण प्रभुत्व संस्था का मतलब ऐसी संस्था जो अपने सारे काम अपनी मर्जी से करती है, किसी के प्रेशर में दबाव में काम नहीं करती है। ऐसे नहीं भी भारत का संविधान है वो ब्रिटेन सरकार के दबाव में बन रहा है, उनकी अनुमति से या उनसे पूछ के बन रहा है, ऐसा नहीं है। संविधान सभा अपनी मर्जी से पूरे भारत का संविधान का निर्माण कर रही है। तो आजादी के बाद में संविधान सभा एक संपूर्ण प्रभुत्व संस्था है, ठीक है। जब अपना संविधान निर्माण हो जाएगा और जब अपने देश में पहले आम लोकसभा के चुनाव 1952 के अंदर होंगे, ठीक है, तो वहां पे संविधान सभा वो पूरी तरह एक तरह से संसद के रूप में काम करती है। संविधान निर्माण का काम तो कंप्लीट हो चुका है, तो पूरी तरह वो संसद के रूप में काम करती है, ठीक है। अब देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी।
संविधान सभा की पहली बैठक ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब तो अपने संसद भवन बिल्डिंग नहीं बन गई, पहली वाली बिल्डिंग है जो अपने संसद भवन की बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग के अंदर अपने पूरे संविधान का निर्माण हुआ था। पहले वाला अपना जो संसद भवन है ना, काफी पुराना संसद भवन है, लॉर्ड इरविन ने उनका उद्घाटन किया था। तो उस संसद के अंदर 9 दिसंबर की 11 बजे संविधान सभा की पहली बैठक स्टार्ट हो जाती है और संविधान सभा के 207 लोग आते हैं, ठीक है। लगभग सारे लोग कांग्रेस के आते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं पहुंच पाते हैं, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, तो पहली बैठक में बहुत ही कम लोग आते हैं। लगभग सारे लोग कांग्रेस के आते हैं। बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी की संविधान सभा की कि संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान सभा है, एक पार्टी संविधान बना रही है, ऐसे बहुत सारी आलोचना भी की थी लोगों ने। आज थोड़ा घटनाक्रम ध्यान से सुनो। आज अपने मान लो लोकसभा के चुनाव होते हैं देश में, मान लो जैसे नई लोकसभा का गठन होता है, सारी लोकसभा के मेंबर संसद में लोकसभा में जाकर बैठते हैं, तो भारत का राष्ट्रपति एक लोकसभा का मेंबर होता है, उसको प्रो टाइम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है राष्ट्रपति, प्रो टाइम स्पीकर। वो प्रो टाइम स्पीकर क्या करता है, फिर नए लोकसभा सदस्य उनमें बहुमत के आधार पर एक परमानेंट अध्यक्ष बना देता है। ये सिस्टम है वर्तमान में। अब ये संविधान सभा के मेंबर है, ये संविधान सभा के अंदर पहुंच गए। अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, सचिव है, सारी पद तो बनानी पड़ेंगे। तो पहली बैठक है, उसके अंदर लगभग सारे लोग कांग्रेस की आ रही है। तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। एक साइड क्या ये लो, शिवम बुक कब आएगी सर, बुक की भी मेरे को जानकारी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, वर्तमान में प्रो टाइम स्पीकर कैसे बनता है, राष्ट्रपति बनाता है। संविधान सभा की प्रो टाइम स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो संविधान सभा के 207 लोग पहुंच गए मान लो, तो उनमें से सच्चिदानंद सिन्हा खुद खड़े होकर कह देंगे क्या भाई मैं आपका प्रो टाइम स्पीकर हूँ, कोई व्यक्ति खुद खड़ा होकर तो नहीं कहेगा। तो सारे मेंबर कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के उसमें अध्यक्ष जेबी कृपलानी है। तो जेबी कृपलानी ने पहली बैठक के अंदर अस्थायी अध्यक्ष के लिए जो नाम प्रस्तावित किया था वो जे सच्चिदानंद सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया था, ठीक है। और उस नाम का अनुमोदन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो पहली बैठक में अपने प्रो टाइम स्पीकर बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। संविधान सभा की सेकंड बैठक 10 दिसंबर को हुई थी। 10 दिसंबर वाले दिन अपने को परमानेंट अध्यक्ष बनाना था, उनके लिए नामांकन आए थे। लेकिन पहली बैठक है वो काफी लेट हो, दूसरी बैठक काफी लेट हो गई थी, शाम हो गई थी। तो सेकंड बैठक के अंदर प्रो टाइम स्पीकर के बाद में परमानेंट अध्यक्ष नहीं बनाया गया। फिर संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, वो 11 दिसंबर को हुई थी और उसमें परमानेंट अध्यक्ष निर्विरोध बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सभी कांग्रेस के मेंबर उस पर सहमत थे। अब एक प्रश्न सुनो ध्यान से, आप प्रश्न देखना, फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखना, ठीक है। 2020 का देखना, लॉकडाउन के समय संस्कृति विभाग का फर्स्ट ग्रेड का पेपर आया था। उसमें एक प्रश्न आया था, प्रश्न पूछा था कि संविधान सभा के अध्यक्ष किस बैठक में बने, यानी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वो किस बैठक में बने। ऑप्शन में पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, चौथी बैठक, ये 4 ऑप्शन में आई। और उससे पहले अपने गाइड में, किताबों में लगभग सभी जगह ये लिखा होता था कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, दूसरी 11 को हुई, तीसरी 13 को हुई। तो ये आंकड़ा गलत था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, दूसरी 10 को हुई, तीसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। और 11 दिसंबर वाले दिन परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। आरपीएससी ने सही माना 11 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को मानी जाती है संविधान सभा की तीसरी बैठक। ये प्रश्न आया हुआ, ठीक है। चलो भाई, प्रवीण रिप्लाई कर तो दिया, और कितनी बार करूं। अरे समझ नहीं आ रहा है क्या, बोल तो दिया, बता तो दिया। क्या सिलेक्शन होगा आपका, गूंगे बेरे बातें कर रहे हो। मैंने क्या बोला वो बात तो सुनी नहीं आपने। कमेंट किए जा रहे हो सर रिप्लाई करो, सर रिप्लाई करो, सर रिप्लाई करो। मेरे को जितनी जानकारी है वो सारी बातें बता दूंगा आपके। ऐप से संबंधित क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ लिया है, ये जानकारी नहीं। मेरे काम पढ़ाने का है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया करो अपना। मेरे पास, मैं पूरा नहीं देख रहा मैनेजमेंट, ठीक है। मैं सिर्फ, मेरे काम पढ़ाने का है। देखो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आज अपने को काफी आंकड़े लिखने हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड लिखने के अंदर लिखना, अपने को काफी बातें लिखनी है। आज कहने का मतलब, मैं एक बार लिख देता हूँ बहुत सारी बातें, फिर अपने इसको रिवीजन करेंगे। मैं आपको रिपीट करवा दूंगा, याद करवा दूंगा, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इस पहली बैठक के अंदर बनाया जाएगा अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष, या इसको अपने कह सकते हैं प्रो टाइम स्पीकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रो टाइम स्पीकर कौन है, इनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये संविधान सभा के अपने प्रो टाइम स्पीकर है, अस्थायी अध्यक्ष है। इनके नाम का जो प्रस्ताव है, इनके नाम का प्रस्ताव है वो दिया था कांग्रेस अध्यक्ष ने। इनके नाम के, इनके नाम का प्रस्ताव कांग्रेस अध्यक्ष थे उस समय जे बी कृपलानी। इनके नाम का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा दिया गया था, जे बी कृपलानी के द्वारा दिया गया था। कृपलानी ने दिया तथा
इस नाम पर जो सहमति दी गई थी, अनुमोदन दिया गया था, अनुमोदन दिया, वो दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हो रही है, इस पहली बैठक के वक्ता कौन है? सिर्फ ओनली पहली बैठक के वक्ता। तो पहली बैठक के जो वक्ता है संविधान सभा के अंदर, पहली बैठक के वक्ता, वो है खुद जेबी कृपलानी। पहली बैठक के वक्ता कौन है? खुद जेबी कृपलानी। मैं ई मित्रा संचालित नहीं करता, डेट आएगी तो सारी राजस्थान को पता चल जाएगा। पहली बैठक की वक्ता जेबी कृपलानी है। और एक बात स्पेशली करें, सीधा प्रश्न है ना, पहली बैठक के वक्ता बताओ, फिर तो जेबी कृपलानी बताना है। संविधान सभा की परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो संविधान सभा की परमानेंट वक्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहेंगे, ठीक है। सिर्फ ओनली पहली बैठक के वक्ता जेबी कृपलानी है। फिर लिखो, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष लिखो, उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उप सभापति, उपाध्यक्ष उप सभापति, इसको कहा जाता है फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष है फ्रैंक एंथोनी, हरेंद्र चंद्र मुखर्जी और वीटी कृष्णा रामाचारी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष में तीन नाम याद रखने आपको, एक नहीं याद रखने, तीन याद रखने संविधान सभा के उपाध्यक्ष में। संविधान सभा के अंदर सबसे पहले जो उपाध्यक्ष बनते हैं, उप सभापति बनते हैं, वो बनते हैं फ्रैंक एंथोनी बनते हैं। आगे हरेंद्र चंद्र मुखर्जी भी बनेंगे संविधान सभा के उपाध्यक्ष, जिनको एच.सी. मुखर्जी बोल देते हैं अपने, और एक वीटी कृष्णा रामाचारी भी बनेंगे, ठीक है। अलग अलग नाम लिखेंगे। पहली बैठक है, पहली बैठक में संविधान सभा के कितने सदस्य आए? तो याद रखना है 207। बहुत सी जगह आपको 211 लिखा हुआ मिलेगा। संविधान सभा का पहला अधिवेशन है ना, वो 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक होगा। पहले अधिवेशन तक 211 आए थे, पहली बैठक में 207 मेंबर आए थे, 207। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 लोग आए थे। संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिला आई थी? संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिला सदस्य आई थी? 10 महिला सदस्य आई थी। संविधान सभा की पहली बैठक है, इसके अंदर सर्वाधिक सदस्य कहां से आए थे? संविधान सभा की पहली बैठक है, इसके अंदर सर्वाधिक सदस्य, सबसे ज्यादा सदस्य कहां से आए थे पहली बैठक के अंदर? तो सबसे ज्यादा सदस्य आए थे मद्रास से। कौन से स्टेट से? मद्रास प्रांत। संयुक्त प्रांत होता था, मध्य प्रांत होता था अपना बरार, मद्रास प्रांत, बंबई प्रांत, पश्चिमोत्तर प्रांत होता था, पश्चिमोत्तर प्रांत, उड़ीसा होता था, बंगाल होता था, बिहार होता था, सिंध होता था। ये आजादी से पहले भारत के 11 स्टेट होते थे। पहली बैठक में कितने लोग आए हैं? 207। पहली बैठक में महिला सदस्य कितने आई है? 10 आई है। और पहली बैठक के अंदर सबसे ज्यादा सदस्य कौन से प्रांत से शामिल होते हैं? मद्रास से शामिल होते हैं, मद्रास से सबसे ज्यादा मद्रास से हैं। संविधान सभा में 296 सदस्य निर्वाचित हुए थे। 296 में से सबसे ज्यादा सदस्य थे संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश से 55 सदस्य होते थे। लेकिन पहली बैठक के अंदर सबसे ज्यादा सदस्य मद्रास से आए थे, 43 मेंबर, 43 मेंबर आए थे। संयुक्त प्रांत से सिर्फ 42 मेंबर आए थे पहली बैठक के अंदर। ये नए प्रश्न है संविधान सभा के, बाकी ये सारे तो पुराने प्रश्न है आए हुए पेपर में, ये नए प्रश्न है। रिकॉर्डिंग वीडियो जो आपका ऑप्शन है ना मटेरियल वाला, वहां पर मिलेगी शुभम। शंभू, सर्वाधिक सदस्य आए मद्रास से, कितने आए? 43। और संयुक्त प्रांत से, संयुक्त प्रांत से लिखना चाहो तो 42, 42 मेंबर आए थे, 42, 42 मेंबर। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत से कितने मेंबर आए थे? 42 मेंबर आए थे।
42। ओके, और मद्रास से 43 आए थे। पहली बैठक में महिला कितनी है? 10 से, ध्यान रखना, ठीक है, 10 महिला थी। ओके, होगी नोट ये सारी बातें। चलें आगे, चलो नेक्स्ट लिखते हैं। संविधान सभा की सेकंड बैठक कब होती है? संविधान सभा की द्वितीय बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 10 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की सेटिंग बैठक है, इसके अंदर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा गया, अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक के अंदर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा गया था। फिर लिखे संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की तृतीय बैठक। ये तीन बैठक तो आपको लगातार जरूर जरूर याद रखनी है। तीसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। इसके अंदर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के, परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष से ये निर्विरोध बने थे। और संविधान सभा के वक्ता, इसको अपने कह सकते हैं परमानेंट वक्ता, स्थायी वक्ता। वक्ता का काम ये खुद ही करेंगे, ठीक है। ये है अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनेंगे, अंतरिम राष्ट्रपति बोलते हैं जिनको। पहले राष्ट्रपति के चुनाव तो अपने 1952 के अंदर होंगे। बिहार से निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का गांधी कहा जाता है, भारत का आजाद शत्रु कहा जाता है, जिसका कोई शत्रु ज्ञात ना हो, जिसको आजाद शत्रु, भारत का आजाद शत्रु, बिहार के गांधी कहा जाता है। देश रत्न भी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। टोटल 3 बार राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है। ऑफिशियल रूप से चुनाव के द्वारा 2 बार बनेंगे राष्ट्रपति, 1952 से लेकर 62 तक। और संविधान सभा की जब लास्ट बैठक होगी ना 24 जनवरी 1950 को, तभी राष्ट्रपति बनेंगे 1952 तक, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं अपने बिहार का गांधी कहते हैं, ध्यान रखना, बिहार का गांधी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है देश रत्न, देश रत्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है भारत का आजाद शत्रु, जिसका कोई शत्रु ज्ञात ना हो, भारत का आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। बिहार से निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नोट में आप याद रखना संविधान सभा के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष में आपको 2 नाम याद रखना है। एक तो याद रखना है हरेंद्र चंद्र मुखर्जी, HC मुखर्जी कहा जाता है जिनको, हरेंद्र चंद्र मुखर्जी, हरेंद्र चंद्र मुखर्जी, HC मुखर्जी। और संविधान सभा के अंदर एक उपाध्यक्ष याद रखना है आपको, VT, TT नहीं है, VT कृष्णा रामाचार्य, ठीक है, VT कृष्णा रामाचार्य। VT कृष्णा रामाचार्य, VT कृष्णा रामाचारी है, ये अपने कह सकते हैं देशी भारत के प्रतिनिधि। जो संविधान सभा के अंदर 93 देशी भारत रियासतों से लोग मनोनीत हुए थे, तो उन्होंने कहा भी एक उपाध्यक्ष हमारी साइड से भी होना चाहिए। तो अपने VT कृष्णा रामाचार्य अपने जयपुर से मनोनीत मेंबर थे। ये जयपुर से थे, ध्यान रखना, कहां से? जयपुर से मनोनीत थे, जयपुर से प्रशासनिक अधिकारी थे ये, जयपुर से। VT कृष्णा रामाचार्य ये थे देशी भारत से उपाध्यक्ष। 2 उपाध्यक्ष है संविधान सभा के अंदर, ठीक है। VT कृष्णा रामाचार्य देशी भारत से उपाध्यक्ष है, और ये लिखना चाहो तो अपने जयपुर से थे ये, जयपुर से ये क्या थे? मनोनीत मेंबर थे ये अपने, जयपुर से मनोनीत थे VT कृष्णा रामाचारी, जयपुर से थे। एक TT कृष्णा रामाचारी है, TT कृष्णा रामाचारी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति थी ना, उसके अंदर थे TT कृष्णा रामाचारी, ये VT कृष्णा रामाचारी है। तो ये संविधान सभा की थोड़े उपाध्यक्ष ध्यान रखना। वो एक फ्रैंक एंथोनी ध्यान रखना, ठीक है, उपसभापति फ्रैंक एंथोनी,
कुछ और पद लिखिए अपने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के सचिव कौन थे। ओके, हो गया नोट, लिख लिया होगा। करेंगे अपने, ठीक है, इसको रिवीजन करेंगे एक बार, थोड़ी चीजें नोट कर लेते हैं अपने, फिर सभी चीजों को रिवीजन करेंगे अपने को। उपाध्यक्ष आपको दो याद रखने, ठीक है, एक तो वीटी कृष्णा रामाचारी और एक आपको याद रखने एच सी मुखर्जी याद रखने, एच सी मुखर्जी। चलो हो गया नोट। उसके बाद में लिखिए संविधान सभा के सचिव, संविधान सभा के उप सचिव, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के सचिव। एच एम आर अय्यर। उप सचिव लिखनी है बी तेयब जी, बी तेयब जी। संविधान सभा के सचिव एच एम आर अय्यर जी, संविधान सभा के उप सचिव लिखिए बी तेयब जी, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार लिखिए बी एन राव, बिनेगल नरसिंह राव, बिनेगल नरसिंह राव। ये अपने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार है। बी एन राव है, कहते हैं इन्होंने ही अपने भारत का जो संविधान है, इस संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, अपने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। बी एन राव के द्वारा तैयार किए गए प्रारूप की जांच करने के लिए प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी। बी एन राव, बिनेगल नरसिंह राव भारत के उसमें अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जज है, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जज बी एन राव, बिनेगल नरसिंह राव, बहुत ही विद्वान विधि विशेषज्ञ थे बी एन राव, बिनेगल नरसिंह राव। इन्होंने ही भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। बी एन राव के द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट की जांच करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी। जो अंतिम ड्राफ्ट देगी वो तो ड्राफ्टिंग कमेटी देगी, प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपने भारतीय संविधान के जनक और जननी कहा जाता है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछे तो बी एन राव का नाम याद रखना, ठीक है। संविधान सभा के जो आपसे सचिव पूछे तो उसमें आपको एच एम आर अय्यर साहब का नाम याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा सही, एच वी आर है, ये एच वी आर, एच वी आर है, ये एच वी आर साउथ के हैं उधर, एच वी आर, एच वी आर है। ये उपाध्यक्ष, ये सॉरी उप सचिव है बी तेयब जी है, बी तेयब जी। संवैधानिक सलाहकार बी नेगल नरसिंह राव। थोड़ा सा दोबारा सुन लो, 5-6 नाम बता रहा हूँ। संविधान सभा के असत्य अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष पूछे, संविधान सभा के स्थायी वक्ता पूछे, या पूछे कि बताओ संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तब से आपसे पूछे तो आप कहोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपसभापति फ्रैंक एंथोनी का नाम याद रखना है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी, हरेंद्र चंद्र मुखर्जी का नाम याद रखना है। वीटी कृष्णा रामाचारी जो देशी रियासतों को प्रेजेंट करते हैं, अपने जयपुर से मनोनीत याद रखने हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव, बिनेगल नरसिंह राव याद रखना है। भारत के संविधान का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, बी एन राव ने तैयार किया। संविधान सभा के सचिव एच वी आर अय्यर साहब का नाम याद रखना है। संविधान सभा के उप सचिव बी तेयब जी का नाम याद रखना है, ठीक है। इतने नाम याद रखने, इसे बोलो शिवरतन, ये सारे नाम याद रखने। उसके बाद में लिखिए पिछले साल रीट का प्रश्न लिखिए, उद्देश्य प्रस्ताव। अपने भारत के संविधान में सबसे पहले पेज के ऊपर उद्देश्य का है, प्रस्तावना है। आज अपने जिसको प्रेमबल बोलते हैं, उद्देश्य का बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। क्या कह रहे हो, हिंदी कब पढ़ाएंगे? अच्छा स्क्रीन क्या, कोई बात नहीं। नमस्ते नमस्ते, थोड़ी सी मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ उद्देश्य प्रस्ताव।
अपने भारत के संविधान को जब खोलते हैं तो उसके सबसे पहले पेज के ऊपर लिखी होती है प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रेमबल, जिसको अपने स्कूल में पढ़ते थे, बोलते थे प्रतिज्ञा के समय, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से बोलते थे ना, उसको भारत के संविधान की उद्देशिका कहा जाता है, प्रस्तावना, प्रेमबल कहा जाता है। वो संविधान का पार्ट है कि नहीं है, इस बात पर बहुत सारा विवाद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था लास्ट में केशवानंद भारती केस में कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो पॉजिटिव। तो ये अपने संविधान क्यों बना रहे हैं, संविधान क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, कारण क्या है संविधान बनाने का, संविधान बनाने से क्या हो जाएगा, ये सारी उद्देश्य है। तो संविधान सभा में एक प्रस्ताव आता है जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। आज के अपने भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसकी बेस क्या है, उसका आधार क्या है, उसका जड़ क्या है, तो वो था नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव। इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर 8 उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य थे? 8 उद्देश्य थे कि ये संविधान हम क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, इसमें जनता के क्या अधिकार होंगे, इसमें कौन कौन से अधिकार होंगे, जनता के लिए क्या आदर्श होंगे, यहाँ पर कैसी सरकार होगी, सरकार कैसे काम करेगी, वो सारे 8 उद्देश्य है, इसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। तो प्रश्न क्या आता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, कब पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ, पास कब हुआ था, पारित कब हुआ था, ये दिनांक कई बार पूछी गई संविधान सभा के अंदर। देखो उद्देश्य प्रस्ताव पास रखा तो जाएगा 13 दिसंबर को, संविधान सभा की 5वीं बैठक होगी 13 दिसंबर 1946 को, तब संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव पास थोड़ा लेट होगा, 22 जनवरी 1947 को पास होगा, क्योंकि उस समय कुछ पार्टियां उस संविधान सभा में पहुंच नहीं पाई थी। तो जयकर साहब थे, अंबेडकर साहब थे, इन्होंने विरोध किया। उद्देश्य प्रस्ताव पर अगर अपने चर्चा करेंगे तो इसमें सारे धर्मों के, सारी पार्टियों के लोग होने चाहिए कम से कम, इसलिए थोड़ा लेट हुआ और उद्देश्य प्रस्ताव अपना 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, भारत का अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इस तिरंगा को ऑफिशियली संविधान के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को मान्यता कब मिली थी, बता सकते हो क्या? राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को कब मान्यता मिली थी, बता सकते हो क्या? मैं मैथ नहीं पढ़ाता शिवम। उद्देश्य प्रस्ताव देखो, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। 5वीं बैठक है ये, 9 और 4 13 नहीं होते हैं, 9 10 11 12 13 5 होते हैं, ठीक है। 40% अनिवार्य है, आई मीन 40%। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, ध्यान रखना, 40% बनाने बहुत मुश्किल है। संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब प्रस्तुत किया गया था, ये डेट याद रखनी है आपको, 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा पेश किया गया था? नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित, ये दिनांक पूछी गई थी रीट में पिछली बार, 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ था? 22 जनवरी 1947। ये दिनांक पूछी गई है, फिर कह रहा हूं 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर मेन 8 बिंदु थे। कितने पॉइंट थे इसमें? मेन 8 पॉइंट थे उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर, 8 बिंदु थे मेन। 22 जुलाई 1947। छियालीसवें अनुच्छेद में क्या, 46वें अनुच्छेद में क्या है? हाँ जी पायल, अगर आप इंडिया पॉलिटी ढंग से पढ़ लेते हो ना, समझ लेते हो, मान के सुनो, अगर आप संघ सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ढंग से पढ़ लेते हो तो राजस्थान पॉलिटी को आपको कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ 5 घंटे की पॉलिटी हो जाएगी। थोड़ा सा समझना है बस, आर्टिकल समझना है और कुछ भी चेंज नहीं होगा। एक सरकार ढंग से पढ़नी पड़ेगी आपको, या तो संघ सरकार ढंग से पढ़ लो या स्टेट गवर्नमेंट ढंग से पढ़ लो। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946, ठीक है, पारित हुआ था 22 जनवरी 1947। और इधर मैं डेट लिख रहा हूँ, इधर ब्रैकेट में 22 जुलाई 1947 है। 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को मान्यता, तिरंगा को मान्यता, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को मान्यता 22 जुलाई 1947 को मिली थी। कहां से चल रही है, जगह पूछ रहे हो क्या?
राजस्थान से, जयपुर से। देखो, एक बार ढंग से पढ़ लो, जीवन में कोई भी एग्जाम दो, बार बार ना पढ़ना पड़े। ऐसे ना हो कि पॉलिटी हर एग्जाम आए आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, हर एग्जाम आए पॉलिटी पढ़ रहे हो। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ढंग से पढ़ लो। फिर आर एस आपको देना हो, चाहे सीईटी देना हो, ईओ आरओ देना हो, कोई भी एग्जाम देना हो, एक बार ढंग से पढ़ लो, ईमानदारी से मेहनत कर लो, शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो। एक बार ढंग से पढ़ लो बस, शॉर्टकट वाला काम नहीं चलेगा, शॉर्टकट से आजकल पार नहीं पड़ेगी। ये दिनांक दोनों याद रखना, 22 जनवरी और 22 जुलाई, ठीक है, इतना ही फर्क है बस। राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगा को मान्यता मिली थी। ओके, चलो, संविधान संबंधित संत कुछ आंकड़े लिख लो, संविधान सभा से संबंधित प्रमुख तथ्य लिख लो, थोड़े फैक्ट याद रख लो, क्या क्या आपको याद रखना है। प्रमुख तथ्य लिख लो संविधान सभा से रिलेटेड, कुछ फैक्ट लिख लो संविधान सभा से रिलेटेड अपने। संविधान सभा के, एक तो लिख लो कुल अधिवेशन कितने हुए थे, संविधान सभा के कुल 70 कितने हुए थे, संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई थी, संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई थी, बैठक कितनी हुई थी, संविधान निर्माण में कितना समय लगा था, संविधान निर्माण में समय कितना लगा था, संविधान निर्माण के अंदर कुल कितने रुपए खर्च हुए थे, संविधान निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए थे, संविधान सभा के अंदर संविधान सभा का कुल कितनी बार वाचन हुआ था, रीडिंग कितनी बार हुई थी कुल, वाचन, रीडिंग, रीडिंग कितनी बार हुई थी, संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव कौन से देश के संविधान का है, सर्वाधिक भाग है वो कहां से लिया गया है, ज्यादातर चीजें कहां से ली गई है संविधान के अंदर अपने, ज्यादातर चीजें कहां से ली गई है। देखो, अब आपको संविधान सभा के टोटल अधिवेशन 70 मिल जाए, ऑप्शन में 11 12 दोनों मिल जाए, फिर तो आपको करना है 12 सही, 12 ना मिले फिर आपको करना है 11 सही। सर 11 और 12 वाला क्या सिस्टम है, तो देखो, संविधान सभा, तो अपना संविधान निर्माण कंप्लीट कब होता है, 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण कंप्लीट होता है। संविधान सभा की लास्ट बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट बैठक होती है। अगर उसको अपने काउंट करें तब तो अधिवेशन याद रखने 12, और वो नहीं मिले फिर आपको 11 याद रखना है। इसलिए अधिवेशन के अंदर आपको याद रखना है 12, 12 में भी याद रखना है 11+1, 11+1, 11+1, ठीक है, एक याद रखना है। एक कौन सा, ये 24 जनवरी 1950 वाला, ठीक है, ये एक याद रखना है, 24 जनवरी 1950 वाला याद रखना है। तो ऐसे अपने अधिवेशन कितने हो जाएंगे, 12 याद रखने हैं। इसी तरह संविधान सभा की कुल बैठक पूछे तो 167 याद रखनी है, 167 ऑप्शन में ना मिले तो आपको 166 और +1 मिल जाएगा। ये कौन सी, ये लास्ट बैठक को अगर मैं साथ में गिनूं 24 जनवरी 1950 की बैठक को, तब आपको याद कितनी रखनी है, 167 याद रखनी है, वरना आपको 166 याद रखनी है, ठीक है। 24 जनवरी को साथ में गिने तो 167 बैठक याद रखनी है। संविधान निर्माण में कितना समय लगेगा, तो आपको कौन सा याद रखना है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, या कई बार 17 दिन भी लिखा होता है तो भी सही है, ठीक है, 17 दिन लिखा होता है तो भी सही है कहने का मतलब। तो ये कौन सा दिन हो रहा है, ये अपने बात हो रही है 9 दिसंबर 1946 से अपने कब तक कह सकते हैं, 25 नवंबर 1949 तक, ठीक है, 25 नवंबर 1949 तक याद रखना है, 25 नवंबर 1949 तक याद रखना है, ठीक है। संविधान सभा में अगर ये फिक्स नहीं याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि बताओ संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक काम करती है, तब आंकड़ा बदल जाएगा, तब 3 साल और 1 महीना और कुछ दिन हो जाएंगे। कहने का मतलब है अगर डेट से पूछे तो फिर तो आपको सही हल बताना है, सीधा पूछे सामान्य प्रश्न संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बता सकते हो आराम से। संविधान निर्माण में लगभग कितने रुपए खर्च होंगे, लगभग 64 लाख, 64 लाख, 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे, 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे, ठीक है, लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। संविधान सभा ने संविधान का रीडिंग वाचन कितनी बार किया था, 3 बार वाचन किया था, कितनी बार वाचन किया था, 3 बार वाचन किया था। संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव
सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो अपने पर राज अंग्रेजों का था, ब्रिटेन का था, तो सर्वाधिक प्रभाव किसका है? ब्रिटिश सरकार का है, ब्रिटिश सरकार का है। सर्वाधिक भाग कहां से लिया गया है? तो सर्वाधिक भाग लिया गया है भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लगभग दो तिहाई, दो तिहाई भाग संविधान में लिया गया था। भारत के संविधान को बैग ऑफ ब्रोविंग कहा जाता है, उधार का थैला कहा जाता है। दुनिया की जिस संविधान के अंदर अपने को कोई चीज अच्छी लगी वो अपने यहाँ पर संविधान सभा के अंदर उस पर चर्चा करके उसमें अमेंडमेंट संशोधन चेंज करके अपने देश के संविधान में शामिल कर लिया गया। कट कॉपी पेस्ट नहीं किया गया था, ऐसे उधर से उठाकर इधर शामिल कर ली, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें अमेंडमेंट करके चेंज करके अपने संविधान सभा में शामिल कर लिया। 3 बार रीडिंग हुई थी, एक एक शब्द पे ऊपर संविधान सभा में चर्चा होगी, सर्वसहमति से अपना पूरा संविधान पास होगा। 3 बार रीडिंग होगी, गजट प्रकाशन होगा, पूरे देश से सुझाव मांगे थे कि बताओ संविधान का ड्राफ्ट कैसे रखना है, क्या क्या इसमें चीजें शामिल होनी चाहिए। फिर चर्चा हुई थी अपने संविधान सभा के अंदर। ऐसे बोल देते हैं कि उधार का थैला क्या जो रहा था बना लिया, ऐसे 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 नहीं है, बहुत टाइम लगा था, बहुत रुपया खर्च हुआ था, एक एक शब्द पर कुछ दिन तक चर्चा हुई थी। हाँ, 63,96,729 याद रखना है। अपने पुरानी संसद भवन है ना, उस पर लगभग 84 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो ये संविधान से संबंधित कुछ आपको फैक्ट याद रखने हैं, रुपए वगैरह क्या कुछ हुए थे, ये सारी चीजें याद रखनी है। चलो, हो गया नोट? चलो फिर थोड़ा सा लिखो, महिलाओं के बारे में लिखो। संविधान सभा में महिला, संविधान सभा में महिला। देखो संविधान सभा में आपसे पूछे बताओ कुल महिला कितनी है, तब तो आप बताओगे 15 है। संविधान सभा कुल महिला कितनी है? 15 है। प्रथम बैठक में कितनी है? 10 है। अंतिम रूप से हस्ताक्षर कितनी महिलाओं के? साइन कितनी महिलाओं के? तो साइन 8 महिलाओं के हैं। अंतिम रूप से साइन कितने के हैं? 8 महिलाओं के हैं। 15 महिला है, ठीक है। इसके अंदर 15 में भी याद रखना 14 निर्वाचित है और एक मनोनीत है। एनिमस क्लिनिक लिखेंगे अपने नाम, ठीक है। एक मनोनीत है, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल है। ये महिलाओं के तथ्य याद रखने। कुल 15, पहली बैठक में 10, अंतिम रूप से हस्ताक्षर कितनों के? 8 महिलाओं के। 8 महिलाओं के साइन संविधान सभा में। नवीन कह रहे हैं अपलोड, बोलते हैं, चलो नवीन रखते हैं बात आपकी सर तक। नाम लिखे महिलाओं की। एक महिला दक्ष यानी वेलाधुन, दक्ष यानी वेलाधुन, दक्ष यानी वेलाधुन, नाम से पता चल रहा है अपने, नाम से पता चल रहा है ये महिला साउथ की तरफ से है। अपनी तरफ तो नाम होते ही नहीं है, उत्तर भारत के अंदर साउथ से नाम लग रहा है अपने, तो साउथ से ही है, मद्रास से ही है, ठीक है। ये महिला है अम्बू स्वामीनाथन, अम्बू स्वामीनाथन। दुर्गाबाई, दुर्गाबाई, अरुणा रॉय। दक्षिण यानी वेलाधुन, अंबु स्वामीनाथन का नाम याद रखना है, दुर्गाबाई का नाम याद रखना है, अरुणा रॉय का नाम याद रखना है, अरुणा रॉय। कई जगह इनका नाम रेणुका रॉय भी मिलता है, रेणुका रॉय, लीला रॉय। दो महिलाओं के नाम याद रखने हैं, रॉय है, अरुणा रॉय, रेणुका रॉय, ठीक है। कई जगह अरुणा, कई जगह रेणुका है, और लीला रॉय, दो ही रॉय याद रखना, ठीक है। दो महिला आपको याद रखनी है, चौधरी, मालती चौधरी, मालती चौधरी,
मालती चौधरी, मालती चौधरी, कमला चौधरी, मालती चौधरी, कमला चौधरी, मालती चौधरी, कमला चौधरी। बस थोड़ी दौर और सेवर्तन, ये अपने महिला सदस्य है, ये अपने कंप्लीट कर ले। आज इतना ही रखेंगे अपने सेशन। महिलाओं के नाम लिख लो अपने। दो चौधरी याद रखनी है, दो रो याद रखनी है, ठीक है। आठवीं महिला का नाम लिखिए पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी। नेहरू जी के परिवार से लिखिए विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। उत्तर प्रदेश से लिखिए सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बता दो, भारत की पहली महिला राज्यपाल बता दो, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री राज्यपाल। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। अमृता कौर, अमृता कौर। बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। एनी मस्क्रिनी, एनी मस्क्रिनी, एनी मस्क्रिनी। हंसा मेहता, हंसा मेहता। सर सारी महिलाओं के नाम याद करना जरूरी है क्या? देखो मैं बताऊं, आज तक ना महिलाओं के नाम पूछे नहीं गए, लेकिन अब नए प्रश्न बन रहे हैं बेटा। तो नया प्रश्न यही बनेगा कि निम्न में से कौन सी महिला संविधान सभा में थी और कौन सी नहीं थी। महिला कितनी थी पहली बैठक में, कितनी थी, अंतिम रूप से कितने महिलाओं के हस्ताक्षर है। इनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला बता दो, इनमें से एकमात्र मनोनीत महिला बता दो, महिलाओं की हेड बता दो, ऐसी महिला बता दो जो भारत की पहली राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बनी, इनमें ऐसी महिला जो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी, इनमें से ऐसी महिला बता दो जो WHO के अंदर भाग लेने के लिए जिनेवा गई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये प्रश्न आए हुए हैं। अब जो नया प्रश्न बनेगा ना वो पूछेगा बताओ निम्न में से कौन सी महिला संविधान सभा की मेंबर थी या नहीं थी। देखो आसान से है, कैसे याद करने, थोड़ा सुन लो मेरी बात। याद कैसे करने हैं, पहले आपको साउथ साइड की याद करनी है, मद्रास वाले नाम याद करने हैं, तमिल वाले नाम है दक्ष यानी वेलादोन अम्बु स्वामीनाथन याद रखना, ठीक है। फिर एक दुर्गाबाई याद रह जाएगी, महिला दुर्गा है। फिर आपको दो रॉय याद रखनी है, लीला रॉय और एक अरुणा, या कई जगह रेणुका नाम मिल जाता है, ठीक है। अरुणा रॉय, रेणुका रॉय, एक लीला रॉय। दो चौधरी याद करनी है, मालती चौधरी, कमला चौधरी, मालती चौधरी, कमला चौधरी है। एक वेस्ट बंगाल से बनर्जी याद करने, अभिषेक बनर्जी TMC के, तो ममता बनर्जी उनके भतीजे, ममता बनर्जी के भतीजे। पूर्णिमा बनर्जी का नाम याद रखना, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू जी से रिलेटेड याद रखनी है। सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू राज्यपाल और मुख्यमंत्री। अमृता कौर याद रखनी है, भारत की पहली महिला मंत्री है। कोई भारत की पहली महिला बताओ जो मंत्री बनेगी, मंत्री है तो WHO के अंदर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाग लेने के लिए जिनेवा जाएगी अमृता कौर। बेगम एजाज रसूल इनमें एकमात्र मुस्लिम महिला है। एनी मस्करी है, ये मनोनीत है एकमात्र। देसी रियासतों, देसी भारत प्रेजेंट करने वाली एकमात्र महिला बताओ, एनी मस्करी का नाम याद रखें। और इसी महिलाओं की हेड किसको पड़ गया, महिला समूह की हेड कौन है इनमें, वो मुस्लिम महिला। ये नाम देख लो, बेगम एजाज रसूल, नाम नहीं पता चल। ये लिखो, देखो क्या क्या लिखनी है, इधर थोड़े से आंकड़े लिखने हैं। सुचिता करवानी, ये है भारत की पहली महिला CM है, ठीक है, यूपी। सरोजनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल। CM यानी चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है। CM लिख लो, या मैं पूरा नाम लिख देता हूं, मुख्यमंत्री लिख लो चाहिए, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नाम लिख लो चाहे CM लिख लो, एक ही बात है। अमृता कौर, ये है भारत की पहली महिला मंत्री। भारत की कह रहा हूँ, राजस्थान की नहीं कह रहा हूँ। कमला बेनीवाल है राजस्थान की पहली महिला मंत्री, उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल, ये भारत की है अमृता कौर। इसमें एक पॉइंट ऐड और करना था, तो ये WHO में भाग लेने के लिए गई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना जिनेवा के अंदर, वहां पर भाग लेने के लिए थी। बेगम एजाज रसूल है एकमात्र महिला मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम महिला मेंबर है, ये एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल है। एनी मस्क्रीनी है एकमात्र मनोनीत,
एकमात्र मनोनीत, एकमात्र मनोनीत, एकमात्र मनोनीत है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछ लूं, मैं कहता हूँ कि बताओ एकमात्र महिला बताओ संविधान सभा में जो देसी भारत को रियासतों को प्रेजेंट कर रही थी, तो कौन सी महिला बताओगे? तो आप कहोगे सर मनोनीत तो कौन सी साइड से होते हैं? आपने शुरू में लिखे थे 389, उधर 93, इधर अपने 296, ये निर्वाचित थे, उधर मनोनीत, मनोनीत वाले सारे देसी भारत से ही थे, तो एनी मस्करीनी मनोनीत होगी। ठीक है। अंसा मेहता, अंसा मेहता है महिला समूह की अध्यक्ष है, महिला समूह की अध्यक्ष। महिलाओं की हेड कौन थी? हंसा मेहता को बनाया गया था। ठीक है। महिला समूह की अध्यक्ष हंसा मेहता थी, महिला समूह की अध्यक्ष। नवीन वर्मा कह रहे हैं सर कल मिलते हैं। ओके भाई, कल मिल लेना, ऑफ कर दो क्लास, बाद में देख लेना। और क्लास चल रही है क्या कोई आपकी? ये जो मैंने लिखे ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देशी रियासतों से 93 मेंबर है, सबसे ज्यादा हैदराबाद से 17 आने थे, लेकिन हैदराबाद ने अपने मेंबर भेजे ही नहीं, हैदराबाद से कोई सदस्य नहीं आया, इसलिए देशी रियासतों से सबसे ज्यादा सदस्य मैसूर से आए थे, 7 मेंबर शामिल हुए थे मैसूर से। राजस्थान से कितने मेंबर थे? चलो आज के लिए लास्ट बता दो, राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ये आपने गलत ही पढ़ा होगा 100% ही। राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य बता दो, राजस्थान से बता दो कितने सदस्य थे संविधान सभा के अंदर? बता दो भी, राजस्थान से कितने सदस्य थे संविधान सभा के अंदर? स्कूल वाली किताब नहीं पढ़ते हो आप? 8वीं की स्कूल की बुक पढ़ोगे ना। हाँ, ये आंसर आ गया ना, मैं कह रहा था ना 100% ही गलत आंसर आएंगे, और वही बात होगी, आंसर आ रहे हैं भी, आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं। राजस्थान से कितने सदस्य थे? राजस्थान से कितने सदस्य थे? 12। देखो राजस्थान तो अपना 1 नवंबर 1956 को बनेगा, अभी तो अपने संविधान निर्माण की पढ़ रहे हैं, 1946 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो संविधान सभा में राजस्थान से। चलो अभी बताओ आगे और पढ़ना है या आज के लिए बहुत है? कर दो बच्चे, सभी कमेंट कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देख लेते हैं। राजस्थान 1 नवंबर 1956 से बनेगा, राजस्थान से कितने मेंबर थे? थोड़ा सा ध्यान से सुनो, राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य हैं? राजस्थान के व्यक्ति ना अपने राजस्थान के निवासी है, जो यहाँ से थे वो सिर्फ 11 ही लोग थे, 11 में भी एक निर्वाचित था, अजमेर मेरवाड़ से मुकुट बिहारी भार्गव था। राजस्थानी लोग है ना सिर्फ यहाँ से 11 ही थे अपने रियासतों से। कुछ यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी थे, जैसे मैंने नाम लिखा था वीटी कृष्णा रामाचारी, वो प्रशासनिक अधिकारी आईसीएस थे, उनको जयपुर से मनोनीत किया गया था। पनिकर साहब अपने बीकानेर से मनोनीत हुए थे। राघवाचार्य का नाम पढ़ते हो आप? राघवाचार्य एकीकरण पढ़ते हो, प्रधानमंत्री नाम पढ़ते हो, उदयपुर में पढ़ते हो आप, तो वो उदयपुर से मनोनीत हुए थे। कहाँ से? उदयपुर से मनोनीत हुए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने पढ़ते हैं हीरालाल शास्त्री पढ़ते हैं। एकमात्र अपने आईसीएस मुख्यमंत्री पढ़ते हैं अपने अधिकारी, जिनको केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया गया था, वो जोधपुर से थे। चलो चलो थोड़ा राजस्थान का लिख लेते हैं, देखो क्या याद रखना है, लिखो। कभी भी ऐसे नहीं याद करना कि राजस्थान से कितने मेंबर थे, 10, 11, 12, 13, 15, 16, अलग अलग आंकड़े मिलेंगे आपको, ठीक है, सभी जगह। वो नहीं याद करने अपने, जो ऑथेंटिक 8वीं की बुक के में सीबीएसई के अंदर अपने राजस्थान की बुक के अंदर है ना, आरबीएसई के अंदर, वो याद करने हैं, ठीक है। देखो संविधान सभा में, संविधान सभा में राजस्थान से राजस्थानी, संविधान सभा में राजस्थान से राजस्थानी, अपने राजस्थान के बंदे होंगे, राजस्थान से होंगे और राजस्थानी होंगे, ये बात कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना, राजस्थान से और राजस्थानी। एकमात्र अपना मनोनीत मुकुट बिहारी भार्गव, मुकुट बिहारी भार्गव, अजमेर मेरवाड़ा, मुकुट बिहारी भार्गव है। चलो फिर अपने पढ़ते हैं माणिक्य लाल वर्मा जी,